जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार और पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए सहायक है। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना से कितने प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और कितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को दोस्तों हम लोग देखें तो प्रस्तावना की चर्चा हम लोग करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को आप लोगों ने देखा होगा कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा के अंदर। उद्देश्य प्रस्ताव एक संविधान सभा के अंदर पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी को अंततः संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो हम लोग देखें तो संविधान की प्रस्तावना को इसीलिए इसको आप देखिएगा तो उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग देखें आगे इसमें तो संविधान की प्रस्तावना को देखिएगा तो संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहते हैं। फिर इसमें देखिएगा तो संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। इसमें संविधान का परिचय पत्र भी इसको कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको। यानी कि प्रस्तावना को हम लोग देखें तो संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण, संविधान का परिचय पत्र और संविधान की आत्मा तक कहा जाता है। एक आत्मा को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है या प्रस्तावना को कहा जाता है। तो एक चीज़ इसमें देखिएगा कि अगर केवल सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं तो आप प्रस्तावना को बनाइएगा। लेकिन ये पूछता है कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तब आप आर्टिकल 32 को बनाइएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 को बनाइएगा। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ें और देखते हैं कि जो प्रस्तावना है ये हम लोग के संविधान की पूरी तरह से भूमिका के बारे में बात करती है, यानी कि पूरा भूमिका बताती है। इसमें बताती है कि आदर्श इसके क्या होंगे, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संवैधानिक स्रोत क्या होंगे, और इसमें देखा जाए तो कब ये लागू हुआ है, ये सारी डेट इसमें देखिएगा तो संक्षिप्त रूप में वर्णित है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना को हम लोग देखें तो संविधान की प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कभी कभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया फ्लेवर की है। ऑस्ट्रेलिया फ्लेवर की है, यानी कि अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से आया है तो अमेरिका से, और अब प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस फ्लेवर की है, प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया फ्लेवर की है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हम लोग देखें तो प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। अगर प्रस्तावना के मुख्य तत्वों के बारे में हम लोग देखें तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व में देखिएगा तो इसमें मेनली आता है कि इसके स्रोत क्या है, फिर ऐसा आता है कि इसका स्वरूप कैसा होगा, और फिर आता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। स्वरूप क्या होगा और इसका उद्देश्य क्या होगा। स्रोत के बारे में हम लोग देखें तो हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान को लास्ट में देखिएगा तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा इसको अंगीकृत और आत्मार्पित किया जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है ये कौन है, तो भारत के लोग हैं। अब हम लोग आगे स्वरूप की चर्चा करें तो स्वरूप में हम लोग देखेंगे तो कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर कहा गया है समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में कहा गया है न्याय। किस तरह का न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और देखिएगा तो इसमें किस तरह का न्याय है? तो राजनीतिक। फिर इसमें देखिएगा तो इसमें कहा गया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भी किस तरह का? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इतने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे हम लोग देखें तो समता की बात की गई है। समता किस तरह का होगा? तो प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। फिर इसके बाद देखिएगा तो राष्ट्र की एकता, और पहले हम लोग देखें कि समता, प्रतिष्ठा और अवसर। फिर उसके बाद आता है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद आता है दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता। फिर उसके बाद आ जाता है बंधुत्व, बंधुत्व। अगर हम लोग पूरे तत्वों को चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं कि इतने तरह के चीज़ इसमें कहे गए। तो अगर हम लोग देखें तो हम भारत के लोग, जो इसके स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग में कहा जाता है कि हम भारत के लोग संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन है, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा कि हम भारत के लोग, यानी कि कौन? जनता, जनता। एक एक करके हम लोग समझते हैं और आगे देखते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि कोई भी जो देश है उसका आंतरिक मामला और बाह्य मामला, यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर सभी फैसले वो स्वतंत्र रूप से लेता है बिना किसी बाहरी दबाव के। तो हम लोग उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मानते हैं, चाहे उसका आंतरिक मामला हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो। बाह्य मामला में देखें हम लोग तो किसी के साथ उसकी दोस्ती हो या युद्ध हो, किसी के साथ सेना के संबंध हो या मित्रता हो, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ है, अगर वह बिना बाहरी हस्तक्षेप के साथ चलता है तो उसे हम लोग संप्रभु मान के चलते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र जिसका आंतरिक और बाह्य मामला जो हो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और देश हित में हो, ना कि किसी बाहरी दबाव में हो, उसे ही हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों समाजवाद। जो समाजवादी है, इस तरह से समाजवाद क्या है? एक तरह का विचारधारा है, और इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि जो भारतीय समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद के काफ़ी निकट माना जाता है इसको। यानी कि हम लोग लोकतंत्र के अनुसार समाजवाद को विकसित कर रहे हैं। इसी के क्रम में आप देखिएगा तो चाहे 1950 से योजना आयोग हो या 2015 के बाद जो नीति आयोग हो, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवाद के अंतर्गत देखिएगा तो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, यानी कि दोनों भी, इसमें हम लोग अगर कह दें पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों सेक्टर, यानी कि सरकार का क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, दोनों सेक्टर को समान रूप से महत्व दिया जाता है। यानी कि दोनों क्षेत्रों को बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि संपत्ति का जो केंद्रीकरण हो रहा है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो संपत्ति है इसमें हम लोग 10% और 90% और 10% का एक आंकड़ा लेके चलते हैं। हम लोग मानते हैं कि जो 10% संपत्ति है ये इसी में 90% लोग फंसे हुए हैं, जबकि बाकी जो 90% संपत्ति है ये मात्र 10% लोगों के पास है। तो इतनी बड़ी जो खाई है, इसी को पाटने के लिए हम लोग हमेशा समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, क्या हो? विकेंद्रीकरण हो और सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। फिर आगे हम लोग देखें तो पंथ निरपेक्ष की बात आती है। पंथ निरपेक्ष देखिएगा तो शुरू में हम लोग के संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका मतलब है कि हम लोग इसके पहले पंथ निरपेक्ष जैसी विचारधारा से परिचित नहीं थे।
हम लोग भारत के अगर पूरे इतिहास को ही देखें तो भारत हमेशा से पंथ निरपेक्ष चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ा है। तभी तो देखिएगा हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन फिर इसमें देखा जाए तो हम लोग पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको इसमें जोड़ लिया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी धर्म ग्रंथ से अगर संविधान की तुलना की जाती है तो हमेशा से संविधान को प्रायोरिटी दी जाएगी, संविधान को अधिक महत्व दिया जाएगा, यानी कि संविधान ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। इसका मानना क्या है, पंथ निरपेक्ष का मानना है कि संविधान इसमें क्या हो सकता है, सर्वोच्च होगा, संविधान ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्था होती है, शासन प्रशासन की व्यवस्था को देखें तो ये जनता के द्वारा होता है, यानी कि लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र भी देखिएगा तो दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह में हम लोग देखें तो जनमत संग्रह हो, रिकॉल जैसी व्यवस्था हो, तो इसमें जनता सीधे भाग लेती है। जबकि भारत में हम लोग देखें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है, इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून बनाते हैं और उसी कानून को हम सभी लोग मानते हैं। आगे फिर हम लोग देखें तो मंत्री परिषद जैसे क्या है, मंत्री परिषद जो भी होगा, यानी कि हम लोग जो संविधान जो लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, एक मंत्रिमंडल में जाके वो शामिल भी होते हैं और वो मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो देखिए कितना सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना मजबूत किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग के संविधान में आपको दिख रही होगी। आगे हम लोग देखें तो गणराज्य की तरफ चलते हैं और गणराज्य में देखेंगे तो गणराज्य जो है इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र और गणराज्य में डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग एक चीज़ देखिएगा कि इसमें भी क्या होता है, जनता का शासन होता है और इसमें भी जनता का शासन होता है। यहाँ भी लोगों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं, और यहाँ पे भी क्या है कि जो गणराज्य है यहाँ पे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि सभी जो लोकतंत्र हैं ये गणराज्य नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ हम लोग लिखे लोकतंत्र और यहाँ लिखे गणराज्य, तो एक चीज़ इसमें समझ लीजिएगा कि सभी गणराज्य लोकतंत्र हैं लेकिन सभी लोकतंत्र गणराज्य नहीं है। जिस भी देश के यानी कि जिस भी राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ नेशन चुनाव के माध्यम से चुन के आते हैं तो उसको हम लोग रिपब्लिक के अंतर्गत रखते हैं, और जिस पे हेड ऑफ नेशन जो होते हैं वो नामांकित होते हैं या वंशानुगत होते हैं तो उनको हम लोग किसके अंतर्गत, केवल लोकतंत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ब्रिटेन में देखिएगा तो राजा जो हेड ऑफ नेशन कौन है, वहाँ के राजा हैं, तो राजा का जो चुनाव होता है, राजा तो वंशानुगत हैं, तो इसलिए ब्रिटेन जो है ये रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। जबकि भारत को देखिएगा तो भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, और चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं, यानी कि रिपब्लिक कहते हैं। तो यही दो डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सभी लोकतंत्र गणराज्य नहीं है, जबकि सभी गणराज्य क्या है, लोकतंत्र है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं न्याय के बारे में। अब जो न्याय होगा इसमें देखिए कि न्याय जो है इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और ये जो आदर्श है यानी कि न्याय के जो आदर्श हैं इसको देखिएगा तो हम लोगों ने रूसी क्रांति से लिया है। ये रूसी क्रांति से प्रभावित है। रूस में एक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, और उसी क्रांति में ये बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात चली थी, और वहीं से इसे हम लोगों ने अपने संविधान में समाहित किया है। फिर आगे बढ़े स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता में देखिएगा तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना, इतने तरह की स्वतंत्रता की बात होती है। यानी कि विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, धर्म में, उपासना में सरकार क्या करेगी, यानी कि जो संस्था, सरकार मतलब शासन जो होगा ये आपको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप इसमें स्वतंत्र होंगे कि आपका विचार, आपका अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जो होगा इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप बिना रोक टोक कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी तरह से अपने बात को रख सकते हैं और किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं।
आगे हम लोग देखें तो आगे इसमें देखिएगा तो एक समता की बात होती है। समता के अंतर्गत आप देखिएगा तो प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि राज्य है आपको प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ाने के लिए एक समान अवसर सबके लिए समान भाव रखेगा, यानी कि समता का विचार चलेगा। और समता के विचार में देखिएगा फिर इसके बाद व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत हम लोग देखें तो राज्य जो है हमेशा व्यक्ति को पवित्र मान के चलता है। जो अगर हम लोग के.एम. मुंशी को देखें तो के.एम. मुंशी का कहना था कि जो राज्य होगा हमेशा ये मान के चलेगा जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है हमेशा पवित्र होता है, यानी कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए राज्य इसकी क्या करेगा, इसकी रक्षा करेगा। फिर आगे देखिएगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखिएगा तो इसको भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित कौन करता है, तो आप देखिएगा तो प्रभावित करने के लिए इसमें आप क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, इसके साथ साथ देखिएगा तो धर्मवाद है। ये सब चीज़ें क्या है, देश को बांटने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य है जिसके द्वारा हम लोगों ने इसके मजबूत करने का प्रयास किया है। साथ ही देखिएगा तो इसमें मौलिक अधिकार भी है जिसके द्वारा हम लोगों ने इसे मजबूत करने का प्रयास किया है। तो ये सारा चीज़ें क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, जोड़ने में प्रयास करता है। आगे देखिएगा तो बंधुत्व की बात होती है। बंधुत्व भी क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बहुत योगदान करता है। तो इसको भी हम लोग मौलिक अधिकार के द्वारा और भी चीज़ें के द्वारा जैसे कि मौलिक कर्तव्य के द्वारा इसको और भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हमारे संविधान में के प्रस्तावना में मुख्य तत्व थे इसमें किनका क्या 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 कहना है। और एक चीज़ और इसमें देखिएगा तो जो समता है, यानी कि जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, तीन चीज़ें हैं। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित। अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 से लेके 1799 ईस्वी तक। तो फ्रांस में देखिएगा तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बहुत बल दिया गया था। तो हम लोग के संविधान में वहीं से प्रेरित होकर इसे अपने संविधान में लागू किए। आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे देखें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसमें देखिएगा तो इसमें तीन शब्द जोड़े गए मुख्य रूप से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द थे। ये कई बार सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग थोड़ा सा संविधान का महत्व, प्रस्तावना का महत्व देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। महत्व में अगर आप देखिएगा तो ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना का महत्व है इसमें हम लोग कहते हैं कि इसे संविधान का संक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उसका क्या है, एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि संविधान का क्या है, संक्षिप्त स्वरूप। संविधान का संक्षिप्त स्वरूप कौन है, प्रस्तावना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब भी कभी दो अनुच्छेद समय काल के साथ टकराते हैं या किसी परिस्थिति को देखते हुए एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं तो हम लोग किसको आगे लेके बढ़ेंगे, तो उसके लिए मार्गदर्शन लेने के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, तो इसको संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल देख के चलेंगे। यानी कि प्रस्तावना में जिस तरह की भावना होगी उसी भावना को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि कभी भी दो आर्टिकल वर्सेस आर्टिकल हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रस्तावना के अनुकूल ही, यानी कि प्रस्तावना के विचारधारा को देखते हुए हम लोग उसमें फैसला ले सकते हैं। आगे देखा जाए, एक बार कई बार इस पर डिस्कस हुआ है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये क्या संविधान का अंग है या नहीं है। इसको लेके कई बार इस पर बात हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। यानी कि क्या कहता है, जो प्रस्तावना है इसको संविधान का अंग है या नहीं।
है या नहीं। तो इसमें कई फैसले हुए, जिसमें बेरूबारी संघ बनाम बेरूबारी संघ का मामला देखिएगा 1960 ईस्वी में। बेरूबारी संघ मामला, ये 1960 का मामला है। इसको आप देखिएगा तो इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। यानी कि इसको क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संविधान का अंग नहीं माना गया। इसको संविधान का अंग क्या हुआ, नहीं माना गया। कि इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और ये भी कहा गया कि यह क्या है, गैर न्यायिक है। यानी कि गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक है। फिर आगे मामला आता है जिसमें देखिएगा तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य में देखिएगा तो 1964 का मामला है, और 1964 में इस पर सुनवाई होती है। और इस मामले में देखिएगा तो न्यायमूर्ति मादलेकर थे उस समय। तो मादलेकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया कि वो जो फैसला जो दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। यानी कि इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग किया था। पुनर्विचार का मांग किया गया था। इस मामले में क्या कहा था कि एससी को अपने फैसले के पर पुनर्विचार का मांग किया गया था। तो इसके बाद देखिएगा तो गोलकनाथ का मामला आ जाता है 1967 ईस्वी में। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य कब, 1967। इसमें देखिएगा तो इसमें भी कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। इसमें क्या कहते हैं कि जो प्रस्तावना है ये कहते हैं संविधान का आत्मा है। इसी में देखिएगा तो इसको संविधान का क्या कहा जाता है कि आत्मा है, साथ ही ये कहता है कि ये शाश्वत है, और उसमें भी कहता है कि अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अपरिवर्तनीय प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। फिर आगे हम लोग देखें तो आगे इसमें देखिएगा तो केशवानंद भारती मामला आता है, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसको लेकर अगर हम लोग देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम क्या है, केरल राज्य। और ये कब का मामला है, तो 1973 का। 1973 ईस्वी में ये मामला आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। यानी कि कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, और इसमें कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव संशोधन होना चाहिए, ना कि नेगेटिव संशोधन। यानी कि हम लोग इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं, इसमें सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों देखा कि किस तरीके से हमारे प्रस्तावना में क्या क्या मुख्य बातें थी, और किस कौन कौन से सवाल हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और आगे देखते रहें। धन्यवाद।